नमस्कार साथियों। सबसे पहले आपको इन अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द में अंतर करते हुए इनके प्रैक्टिस करनी है। कई बार डिक्टेशन में इस तरह के वर्ड आते हैं और बच्चे गलती कर जाते हैं, तो इनके अच्छे से प्रैक्टिस करना। उसके बाद डिक्टेशन के कठिन शब्द जिनकी ऋषि व नवीन प्रणाली में आउटलाइन दी हुई है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। इन शब्दों की और डिक्टेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन की हमारी टेलीग्राम लिंक को खोलोगे तो उसमें मिल जाएगी। 5 सेकंड बाद ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। जयपुर मंडियों में मशीन क्लिनिक धनिये की थोक कीमतें इन दिनों 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक रह गई है, जबकि रिटेल काउंटर्स पर साबुत मशीन क्लिनिक धनिया 120 से 150 रुपये प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। विराम। लॉकडाउन के चलते धनिये की डिमांड काफ़ी कमज़ोर चल रही है। विराम। अलबत्ता धनिये में पिसाई वालों की मांग जरूर निकल रही है। विराम। देश में इस साल धनिये की पैदावार गत वर्ष के मुकाबले ठीक है। विराम। पैरा। राजधानी कृषि उपज मंडी में ब्रोकर प्रमोद मेड़तवाल ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान की रामगंज मंडी, कोटा, 12 आदि मंडियों में 20,000 बोरी धनिया प्रतिदिन आ रहा है। विराम। मध्य प्रदेश में 35,000 बोरी तथा गुजरात की मंडियों में 30,000 बोरी धनिये की प्रतिदिन आवक होने के समाचार हैं। विराम। धनिया कोटा ईगल लूज 47 से 49 रुपये प्रति किलो थोक में बिकने की खबर है। विराम। मशीन क्लिनिक धनिया कोटा 57 से 58 रुपये तथा जयपुर मंडी में मशीन क्लिनिक धनिया 60 से 62 रुपये प्रति किलो जीएसटी अलग में बेचा जा रहा है। विराम। धनिये की पैदावार एवं आवक को देखते हुए स्टॉकिस्टों में घबराहट का माहौल देखा जा रहा है। विराम। जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण मंडियों में धनिया की अपेक्षित आवक नहीं हो रही है। विराम। अन्यथा धनिये में अच्छी गिरावट आ सकती थी। विराम। मेन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। प्रत्यार्थियों का यह और पक्ष कथन है कि पिटिशनर एक झगड़ालू व्यक्ति है और वह उस परिक्षेत्र के जहां पर वह रहता है व्यक्तियों के साथ, विशेष रूप से मकान मालिकों के साथ लड़ाई झगड़े करता रहता है। विराम। तथापि उनमें से किसी भी मामले में पिटिशनर को दोष सिद्ध नहीं किया गया। विराम। पैरा। वे कौन से व्यक्ति है जिनके नाम नियमों के अनुसार निगरानी रजिस्टर में प्रविष्ट किए जा सकते हैं। विराम। यह एक ऐसा प्रश्न है जो इस मामले में विचारार्थ उद्भूत हुआ है। विराम। ऊपर उद्धृत किए गए नियम 23.4 ब्रैकेट में 1 के अनुशीलन मात्र से यह दर्शित होता है कि नियमों
के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम निगरानी रजिस्टर में प्रविष्ट करने के लिए ऐसा व्यक्ति एक उद्घोषित अपराधी या पूर्व सिद्ध दोष या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे पहले ही अच्छे व्यवहार के लिए निगरानी के अधीन रखा गया है या जो एक आभ्यासिक अपराधी साबित हो गया है विराम। स्वीकृत रूप से पिटिशनर इस प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आता विराम, अतः उसके नाम को इस युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि वह एक आभ्यासिक अपराधी है रजिस्टर के भाग सेकंड में रखे जाने का आदेश किया गया है विराम। प्रत्यर्थी का पक्ष कथन यह है कि चूंकि उसके विरुद्ध अनेक मामले जैसा कि ऊपर दर्शित किया गया है दर्ज किए गए थे, इसलिए वह आभ्यासिक अपराधी के प्रवर्ग में आता है विराम। क्या उसे हमेशा के लिए इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इस बाबत न्यायालय का समाधान कराना प्रत्यर्थियों का काम है कि पुलिस अधीक्षक के पास ऐसा युक्तियुक्त विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार थे विराम। अपनी दलील के समर्थन में प्रत्यर्थियों ने हमें पुलिस फाइल दिखाई है जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा 14 सितंबर 1964 को पारित किए गए आदेश दर्ज किए गए हैं विराम। इस फाइल के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि पूर्वापराध पत्र में 16वीं प्रविष्टि के पश्चात एक एच सिंह नामक व्यक्ति द्वारा एक टिप्पणी निम्नलिखित शब्दों में की गई है। वह एक अत्यधिक कुख्यात और खतरनाक छली है विराम। उसका नाम रजिस्टर संख्या 10 ब्रैकेट में सेकंड में दर्ज किया जाए विराम। बंडल ए के साथ एच एस ब्रैकेट HS2 बंडल ए ब्रैकेट बंद विराम। उस टिप्पणी के आधार पर केंद्रीय जिला अधीक्षक ने तारीख 14 सितंबर 1964 को यह आदेश किया। बंडल ए के साथ HS ब्रैकेट HS2 बंडल ए ब्रैकेट बंद रजिस्टर संख्या 10 पार्ट सेकंड में नाम प्रविष्ट किया जाए विराम पैरा। पुलिस अधीक्षक से यह निर्देश दिए जाते समय कि उसका नाम नियम 23.4 ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में ख और 23.5 ब्रैकेट में 2 में यथा प्रकल्पित रजिस्टर के साथ भाग सेकंड में प्रविष्ट किया जाए विराम। यह अपेक्षित था कि वह अपने इस युक्तियुक्त विश्वास के निश्चित कारण लेखबद्ध करे विराम। केंद्रीय जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा ऊपर दिए गए निर्देश में केवल अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सिफारिश का अनुमोदन किया गया है विराम। उसके द्वारा कोई निश्चित कारण लेखबद्ध करना तो दूर कोई भी कारण लेखबद्ध नहीं किया गया है विराम। अतः यह कमी अपने आप में पिटिशनर की इस दलील को स्वीकार करने के लिए एक अच्छा आधार है कि रजिस्टर के भाग सेकंड में उसका नाम
अवैध रूप से और बिना किसी औचित्य के प्रविष्ट किया गया है विराम पैरा। हमारे समक्ष पेश किए गए पूर्वापराध पत्र से यह दर्शित होता है कि पिटिशनर के विरुद्ध अंतिम प्रथम इत्तला रिपोर्ट तारीख 15 अगस्त 1972 को दर्ज की गई थी विराम। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्पश्चात पिटिशनर के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों की यह शिकायत थी कि वह एक उच्च जीवन स्तर बनाए हुए है और रात में भी अनेक व्यक्ति उससे मिलने आया करते हैं विराम। यह और शिकायत की गई है कि पिटिशनर को स्थानीय पुलिस के विरुद्ध मिथ्या परिवाद फाइल करने की आदत है विराम पैरा। प्रत्यार्थियों द्वारा फाइल किए गए प्रत्युत्तर शपथ पत्र तथा पूर्वापराध पत्र में की सामग्री के आधार पर यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि पिटिशनर एक अपराधी जीवन व्यतीत करने के लिए कृत संकल्प है विराम पैरा। गोविंद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विधि ऐसे व्यक्तियों की जिनके विरुद्ध यह राय बनाने के लिए ऐसी युक्तियुक्त सामग्री विद्यमान है जिससे यह दर्शित होता है कि वह अपराधी जीवन बिताने के लिए कृत संकल्प है, निगरानी को सशक्त करती। यहाँ इस संदर्भ में अपराध ऐसे अपराध तक सीमित है जिसमें केवल लोक शांति या सुरक्षा अंतर्वलित है या यदि उसमें खतरनाक सुरक्षा जोखिम है विराम। केवल ऐसे आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि को जहां समाज की सुरक्षा के लिए कोई भी गंभीर खतरा नहीं है, इस विनियम के अधीन निगरानी का समर्थन करने वाला नहीं माना जा सकता विराम। इसी प्रकार पुलिस द्वारा घर पर जाने और धरना देने को स्पष्ट रूप से उन मामलों तक सीमित किया जाना चाहिए जिनमें समुदाय की सुरक्षा के लिए खतरा हो और दोष सिद्धि के समाप्त होने पर या कारागार से छोड़े जाने पर या पुलिस अधिकारी के वहम पर ही उनका पीछा नहीं किया जाना चाहिए विराम। वैधता की बात तो दूर, तत्वतः ये विनियम दैहिक स्वाधीनता के सार के अनुरूप नहीं है और राज्य को चाहिए कि वह इन प्राचीन पुलिस विनियमों का पुनरीक्षण करने का प्रयास करे तो अब खतरनाक रूप से असंवैधानिकता के निकट पहुंच गए हैं विराम। धन्यवाद साथियों।